तो इसमें हम अब देखेंगे कि जो मैटर है क्या वो स्टेट चेंज कर सकता है। जैसे कि हम सारे जानते हैं कि हम हमारे चारों तरफ जो पानी एग्जिस्ट करता है वो तीन स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। बर्फ होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर, और लिक्विड स्टेट के अंदर वो पानी के रूप में होता है, और गैस के रूप में भी वो वाटर वेपर्स जो हवा के अंदर हमारे हैं वो भी पानी ही है। तो अब हम देखेंगे कि जो पानी या कोई भी जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज करता है तो क्या होता है, और उनके पार्टिकल्स को क्या होता है जब मैटर स्टेट चेंज करता है। तो इसके लिए ये कुछ एक्टिविटी है, ये करते हैं। कुछ 50 ग्राम हम बर्फ लेते हैं और एक बीकर के अंदर डालते हैं, और उसके अंदर एक थर्मामीटर इस तरीके से डालते हैं, और ये ध्यान रहे कि जो बल्ब है वो आइस को टच करे थर्मामीटर का। तो धीरे धीरे हम उसके अंदर जब तक बर्फ पानी नहीं बन जाती तब तक ये इसको ऑब्जर्व करेंगे। तो ए फिगर में ये बर्फ दिखा रखी है और धीरे 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 ये पानी बन गया इसके अंदर। तो पहले तो उसके अंदर हमने देखा कि नीचे ये बंद था हमारा बर्नर, तो आइस से जो पानी बना तो हम चेंजेस को रिकॉर्ड करेंगे। फिर पानी बनने के बाद हम बर्नर को ऑन कर लेंगे और जो पानी है वो वाटर वेपर्स बन जाएगा, तो उसको भी हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये इसमें बता रखा है इसके स्टेप्स क्या होंगे। इसको जब सेटअप करने के बाद हम धीरे धीरे नीचे हीटर को ऑन कर लेंगे लो फ्लेम के ऊपर। तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम टेम्परेचर आइस का नोट करना शुरू करेंगे, पहले कितना था और नीचे जो ये फ्लेम जलाने के बाद उसमें क्या चेंजेस आए, और वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट कितने टेम्परेचर के ऊपर बना। और उसके अंदर आयरन रॉड से हम धीरे धीरे इसको हिलाना शुरू करेंगे। ध्यान रखेंगे जो थर्मामीटर के ऊपर की उसकी रीडिंग्स के ऊपर, और फिर हम देखेंगे कि जब लिक्विड स्टेट पानी से वो गैसियस स्टेट कितने टेम्परेचर के ऊपर बना। ये रिकॉर्ड हम सारी चीज इस एक्टिविटी में करी हमने। तो ये देखा हमने कि जब जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया सॉलिड्स का, तो जो पार्टिकल्स थे उसके अंदर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण जो पार्टिकल्स आपस में वाइब्रेट करने लग जाते हैं ज्यादा स्पीड से, और जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो पार्टिकल्स के बीच में, वो उसको ओवरकम करके दूर दूर हो जाते हैं। हमने पहले देखा था कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, आपस में एक दूसरे से अच्छी तरह जुड़े होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं और गैसियस स्टेट में ज्यादा दूर होते हैं। तो ये एक्सटर्नल एनर्जी मिलने से, जैसे इस केस के अंदर हमने जो फ्लेम जलाई थी, नीचे थोड़ी सी आग जलाई थी, तो उससे उसे काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और पार्टिकल्स जो आपस में उनमें अट्रैक्शन की फोर्सेस थी उसको तोड़ के वो दूर दूर हो जाते हैं। तो पहली स्टेज के ऊपर एक टेम्परेचर रीच करने के ऊपर जो सॉलिड था वो पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया था, और उसके बाद देखा हमने जो लिक्विड था वो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो मेल्टिंग पॉइंट हम किस चीज को बोलेंगे? एक वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड में बन जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो ये जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ये एक इसमें हवा है, वो जैसे हमने एक बंद डिब्बे के अंदर हवा बंद कर रखी थी, तो आपने देखा था कि हवा जो डिब्बे के चारों तरफ टकराते थे उसके मॉलिक्यूल्स तो प्रेशर एक्सर्ट करते थे। ऐसे एटमॉस्फेयर की जो हवा है वो हमारे ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है, या कोई भी चीज जैसे लिक्विड है, पानी पड़ा है, उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, जो सी लेवल के ऊपर हम उसको एक रेफरेंस मानते हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो सॉलिड मेल्ट होके जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बन जाए उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इज पार्टिकल्स। तो हम देखेंगे कि जो जितने ज्यादा सख्त या सॉलिड जैसे मिलेंगे आपको, जैसे जो आयरन है वो बड़ा, उसमें उसके जो मैटर के पार्टिकल्स हैं आयरन के, वो आपस में बड़ी अच्छी तरीके से उनकी बॉन्डिंग है और बहुत अच्छी तरह जुड़े होते हैं, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एक तरीके का इंडिकेटर है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी ज़्यादा है। तो अगर केल्विन के अंदर अगर नोट करें तो ये केल्विन भी एक टेम्परेचर मेजर करने का यूनिट है। तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है जिसमें हम ज़्यादातर करते हैं, और केल्विन भी होता है। तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम 273.16 डिग्री केल्विन कहते हैं। तो ये आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब कोई सॉलिड मेल्ट करे और उसका टेम्परेचर अगर हम सेम रखते हैं तो उसकी हीट कहाँ पे जाती है, तो अगले इसमें हम ये देखेंगे। तो जैसे हम आपने इसमें एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि जब मेल्ट किया था हमने, तो हमने देखा था जैसे हम इसको आइस को गर्म कर रहे थे, तो जब मेल्टिंग पॉइंट आइस का आया यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 डिग्री केल्विन, तो जो नीचे से गर्म कर रहे थे, लेकिन आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा होगा, 0 डिग्री रहेगा और धीरे धीरे बर्फ पानी बन रही है। तो वो हीट कहाँ जा रही थी? वो हीट जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, जो पार्टिकल्स बर्फ के जुड़े हुए थे, उनको अलग अलग करने में वो हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। तो हमने देखा कि विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर वो सारी की सारी हीट आइस एब्जॉर्ब कर लेती है सॉलिड से लिक्विड बनने के अंदर। तो इसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। तो जो वर्ड लेटेंट का मतलब है वो है छुपी हुई, हिडन। तो जो मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए 1 किलो सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड बनाने के लिए, मींस सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट करने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जितनी एनर्जी चाहिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो पानी के केस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उसके ऊपर हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो पानी होता है उसकी एनर्जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बर्फ होती है उससे ज्यादा होगी, क्योंकि उसने लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रखी है। तो जैसे हम पानी को हीट एनर्जी और देते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं, तो उसके पार्टिकल्स और तेज मूव करना शुरू कर देते हैं। तो किसी एक टेम्परेचर पे जाके वो एनफ उनके पास एनर्जी आ जाती है, अपने आप वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टेम्परेचर पे जिस पे लिक्विड जो है वो बॉयल करना शुरू कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक बल्क फिनोमिना है, मीन्स सारे का सारा जो लिक्विड है वो बॉयल करेगा और बल्क के अंदर एनर्जी गेन करके वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो वाटर जो है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है, या डिग्री इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी हम बोल सकते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। जो लिक्विड, जैसे हमने देखा था बर्फ के केस के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बर्फ से पानी बनाने में जितनी एनर्जी लगी थी उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था। तो ऐसे ही जो लिक्विड को गैस बनाने में जितनी एनर्जी लगेगी उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। तो जो पार्टिकल्स स्टीम के हैं, जो वाटर वेपर्स जो स्टीम बन चुके हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, उनकी एनर्जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी है उससे ज्यादा होगी, क्योंकि उन पार्टिकल्स ने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एब्जॉर्व कर लिया है पानी से गैसियस स्टेट फॉर्म करने के अंदर। तो जो सॉलिड है उस सॉलिड स्टेट को हम गर्म करेंगे तो लिक्विड स्टेट बन जाएगी, फिर गर्म करेंगे तो गैसियस स्टेट बन जाएगी, और इसका उल्टा अगर हम गैसियस स्टेट को ठंडा करेंगे तो लिक्विड स्टेट बन जाएगी, और ठंडा करेंगे तो सॉलिड स्टेट बन जाएगी। तो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, जैसे टेम्परेचर के हिसाब से हमने इन सब चीजों के अंदर जो देखा। तो हमने देखा कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड बनता है हीट करने पे, फिर लिक्विड से गैस बन जाता है।
मगर क्या ऐसे भी कुछ सॉलिड्स हैं जो सीधा ही सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में चले जाते हैं, या इसका उल्टा गैसियस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं बगैर लिक्विड स्टेट में आए? तो ये हम देखते हैं। तो एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें कैम्फर या अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, इसको हम क्रश करते हैं और एक चाइना डिश के अंदर हम इसको रखते हैं। तो इसके ऊपर इन्वर्टेड फनल हमने रख दी और ऊपर उसे रुई से बंद कर दिया। तो नीचे हमने बर्नर पे धीमी आंच जलाई है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहेंगे सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इसको धीरे धीरे अब गर्म करते हैं और देखते हैं क्या होता है इस एक्टिविटी के अंदर। तो इसमें हम पाएंगे कि जो स्टेट जो इस मैटर की है, जो हमने इसके अंदर रखा था अमोनियम क्लोराइड, जो सॉलिड स्टेट के अंदर रखा था, वो सीधा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया विदाउट बीइंग अ लिक्विड। लिक्विड में करने के बजाय सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। तो इस फिनोमिना को कि जो मैटर है वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाए विदाउट बीइंग अ लिक्विड, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। हम अब देख रहे हैं इसमें इस पार्ट में कि जो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट के ऊपर। अभी तक हमने देखा कि डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं जो मैटर की, डिपेंडिंग अपॉन द कि उसके पार्टिकल्स हैं वो पास हैं या दूर हैं। और जब हमने प्रेशर डाला, अब हम देखते हैं कि क्या प्रेशर डालते हैं, अगर गैस में बंद करके ऊपर से प्रेशर डालते हैं तो क्या होता है। तो इसमें सिलेंडर के अंदर पिस्टन में ये गैस है और ऊपर से ये पिस्टन है, पिस्टन से प्रेशर डाल रहे हैं, नीचे को आएंगे तो पाएंगे कि प्रेशर अप्लाई करने के ऊपर जो गैस है वो स्टेट चेंज करके लिक्विड या सॉलिड में बन जाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, इसको काफी हाई प्रेशर के ऊपर स्टोर किया जाता है। तो प्रेशर अप्लाई करने के ऊपर डायरेक्टली ये गैसियस स्टेट से एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर लिक्विड स्टेट में बिना आए ही सॉलिड स्टेट में चली जाती है। तो इस जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये दिखा रखा है कि लिक्विड से ये तीन स्टेट्स जो हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। सॉलिड जो लिक्विड से अगर गर्म करने के ऊपर गैस बनता है तो उसको वेपराइजेशन कहते हैं, और लिक्विड से ठंडा करने पे अगर सॉलिड बनता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। अगर सॉलिड को गर्म करने के ऊपर लिक्विड बनता है तो उसको फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से जो गर्म करने के ऊपर गैस बनती है उसको वेपराइजेशन कहते हैं। अगर सॉलिड से कोई चीज बगैर लिक्विड बने डायरेक्ट गैस बन जाती है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। और वैसे इसी तरीके से अगर गैस से भी वो अगर सॉलिड बन जाती है डायरेक्टली, लिक्विड बिना बने, तो उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये हमने देखा कि जो प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है किसी भी जो मैटर की जो या सब्सटेंस की जो स्टेट है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कितना प्रेशर है और कितना टेम्परेचर है।